नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 9वीं कक्षा का जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर 1 के अंतर्गत यानी टर्म 2 का मॉडल पेपर 1 जो है उसको आज हम लोग हल करने वाले हैं, उसके गणित के प्रश्न को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पहला नंबर सवाल जो है सेक्शन ए का वो हम कैसे हल करेंगे। तो पहला नंबर जो सवाल है उसमें बोलता है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक चतुर्भुज का अनुपात के रूप में कोण दिया गया है और हमको ज्ञात करना है उसका कोण कि वास्तव में उसका कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के प्रश्न हमारे पास अनुपात में कोण दिए हुए आते हैं तो उनका हम अनुपातिक मान लिखते हैं एक्स लगा करके। तो सबसे पहले जो पहला नंबर प्रश्न है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे माना कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपातिक मान क्रमशः कितना कितना दिया गया था अनुपात में 3 दिया हुआ था तो 3x लिखेंगे, कॉमा 5 दिया हुआ है तो 5x लिखेंगे। इसके बाद 9 दिया हुआ है तो 9x होगा, तथा एक और अनुपात दिया हुआ था और वो है 13 तो ये होगा 13x और लास्ट में है। जब हमको ये पता चल जाए कि चतुर्भुज के चारों अनुपातिक मान या चारों कोणों के अनुपातिक मान क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उसी के माध्यम से हम x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए जो जो हमारे पास कोण दिए गए हैं उनको हम लोग लिखेंगे 3x + 5x + 9x + 13x = सभी एंगल को, चारों एंगल को हम जोड़ लिए तो ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी को हल कीजिए और x का मान ज्ञात करते हैं। तो 3x यानी 3x और 5x, 5 और 3 8x हो गया, 8 और 9 17x, 17 और 3 20 और 10 30x, टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने हो गए 30x। के बाद फिर से मिला लीजिए, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, तो 30 सब में x लगा हुआ था, x लगाएंगे, बराबर में हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो x के साथ ये 30 गुना में है, जब इधर आएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से जब हम कटेंगे 36 को तो ये 12 बार में डिवाइड होगा। इसीलिए x बराबर हमारा क्या आ गया 12। अगर x बराबर 12 आ गया तो हम लोग ये पता करेंगे कि अब ये चारों कोण क्या होंगे। तो लिखेंगे अब पहला कोण को हम लोग क्या माने थे 3x, ये हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 12, तो 12 तिया 36 डिग्री आ गया हमारा पहला कोण। अब चलिए चतुर्भुज का दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण, तो दूसरा कोण हमारा कितना था 5x, तो लिखिए 5x, 5 इंटू x के स्थान पे कितना है 12, और जब 12 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 डिग्री, यानी हमारा दूसरा कोण क्या आ गया, दूसरा कोण आ गया 60 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा कोण, तो इधर जगह नीचे नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तीसरा कोण, जिसको हम लोग कितना मान लिए हैं 9x, यहाँ पे लिखेंगे 9x, और 9 इंटू x का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 12, तो यही 12 9 78 से 108 डिग्री जो होगा वो हमारा तीसरा कोण हो गया। और चौथा कोण हमारे पास कितना आ गया, चौथा कोण को हम लोग क्या मान लिए हैं 13x, तो चलिए 13x लिखेंगे,
13 गुना x के जगह पे कितना 12, 12 से जब 13 में गुना करेंगे तो 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15 यानी 156 डिग्री। और यही चारों कोण हमारा क्या होगा आंसर, यानी पहला कोण 36 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण हमारा 108 डिग्री और चौथा 156 डिग्री। और यही चारों हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे परीक्षा में ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप शॉर्ट कीजिएगा तो ये जो एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का, यानी टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसमें लॉन्ग विधि से ही बनाना है, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप शॉर्ट मारिएगा तो उसमें नंबर भी कम मिलेगा, पूरा नंबर कभी नहीं मिल पाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे कहता है कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC का मान ज्ञात करें या कोण ADC ज्ञात करें। तो इसके लिए जो आकृति दिया गया है उस आकृति को पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो दूसरा नंबर प्रश्न में जो आकृति दिया हुआ है सबसे पहले हम उसका आकृति बना लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा आकृति इस प्रकार का बना हुआ है। यहाँ पे आपका केंद्र है और केंद्र से 2 त्रिज्याएं निकली हुई हैं इस प्रकार से, और इसमें एक और त्रिज्या दिया गया है ऐसा। यहाँ आपका 30 डिग्री का एंगल दिया गया है और आगे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। इसके बाद यहाँ से इसी चाप के द्वारा परिधि पर एक और एंगल का निर्माण किया गया है। यह आपका O नाम दिया गया है। यहाँ ये B है, यहाँ A है, ये B है और ये C है। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कोण ADC का वैल्यू, यानी ADC का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नियम होता है कि किसी भी चाप द्वारा, यानी एक ही चाप द्वारा, मान लीजिए ये जो चाप आप देख रहे हैं ABC जो चाप है उसी के द्वारा केंद्र पर भी कोण बन रहा है और उसी के द्वारा परिधि पर भी कोण बन रहा है। तो जब किसी वृत्त में एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर भी और उसी चाप के द्वारा परिधि पर भी कोण बनता है तो उसका एक नियम है कि केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है और परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण के आधे होते हैं। तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर पहले कितना कोण बन रहा है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कोण AOC ज्ञात करना चाहेंगे। तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेंगे। दिया है क्या 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 दे दिया, देखिएगा AOB बराबर दिया हुआ है, कोण AOB बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दे दिया, कोण BOC बराबर दिया हुआ है, BOC बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्या, तो हमको ये टोटल कोण चाहिए AOC लिखेंगे, इसीलिए कोण AOC बराबर दोनों को ऐड कर देंगे, AOB और BOC को, तो मिल जाएगा AOC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण BOC। तो चलिए, AOB का वैल्यू कितना था 60 डिग्री प्लस BOC का वैल्यू था 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों को मिलकर के कितना आ गया 90 डिग्री। अब नियम क्या कहता है उस नियम को लिखेंगे चूंकि किसी चाप द्वारा, चूंकि किसी एक ही चाप द्वारा किसी एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है। और जब ये नियम हम जानेंगे कि केंद्र पर का आधा होता है, तो आप देखिए केंद्र पर का कोण कितना था AOC बराबर 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आधा। आधा का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए करके कोण हमको क्या चाहिए ADC, कोण ADC बराबर नियम जो कहा उसके आधार पर ये परिधि पर का कोण है और केंद्र पर का कोण क्या हो जाएगा हमारा कोण AOC। और AOC का हम लोग आधा करेंगे तभी तो ADC मिलेगा, क्योंकि वो परिधि पर का कोण है। तो आधा करने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे, बराबर कोण AOC हमारे पास कितना दिया हुआ था 90 डिग्री।
और इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और यही जो 45 डिग्री हमारा आया वो किसका एंगल का माना गया ADC का। अंतिम में हम लोग लिख लेंगे अतः एंगल ADC बराबर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। यही हमारा उत्तर होगा कोण ADC का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टोटल मॉडल सेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो जो चौथा नंबर प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। इसमें कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें 2 भुजाओं की माप दी हुई है और उसका परिमाप दिया हुआ है। तो जो परिमाप दिया हुआ है उससे हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तो पहली भुजा को A, दूसरी भुजा को B और तीसरी भुजा को C लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों भुजाओं को A और B से डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या दे दिया गया, A बराबर दे दिया गया, यानी पहली भुजा जो है वो दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, कॉमा B बराबर हमको दे दिया, B बराबर कितना दे दिया 11 सेंटीमीटर जो दूसरी भुजा है, और तीसरी भुजा जो C है वो हमारे पास नहीं दिया गया है और यही हमको निकालना है। और यहाँ पे बोला गया कि त्रिभुज का परिमाप है कितना 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया है, तो त्रिभुज का परिमाप जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C, जो होगा वही परिमाप कहलाएगा, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो पहला भुजा हमारा क्या है A है, दूसरा भुजा B है और तीसरा भुजा C है। जब हम तीनों का योग कर लेंगे यानी तीनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा 32 और यही उसका परिमाप होगा। हम लोग लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर कितना 32। अब जो वैल्यू दिया गया है हमको उसको रखते हैं। A का वैल्यू दिया गया 8 लिखेंगे, B का वैल्यू 11 लिखेंगे, प्लस C का वैल्यू मालूम नहीं है तो C रहने दीजिए, बराबर में कितना आ जाएगा 32 यानी 32। फिर आगे बढ़ते हैं 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 प्लस C बराबर 32। आगे बढ़ते हैं C बराबर निकालना होगा तो 32 में से ये 19 जो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और लास्ट में इसीलिए C बराबर हमारा क्या हो जाएगा घटाना पड़ेगा 32 में से 19। तो 12 में से 9 खर्च 3 और यहाँ बच गया 2 में से 1 खर्च 1, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया C आ गया। तो C बराबर भी हम लोग निकाल लिए, A B और C तीनों भुजा हमको मिल गया। और जब तीनों भुजा मिल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसमें हाइट नहीं दिया हुआ होता है हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं और हीरोन सूत्र के लिए हमको अर्ध परिमिति आवश्यक होता है। तो अर्ध परिमिति हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं S कहते हैं। तो S बराबर निकालिए या फिर अर्ध परिमिति लिख लीजिए, अर्ध परिमिति जिसको हम लोग S कहते हैं। तो अर्ध परिमिति S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2, ये सूत्र होता है। तो चलिए A का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 लिखिए, प्लस B का वैल्यू कितना है 11, तो चलिए 11 लिख लीजिए, प्लस C का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं 13 और बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए इसी को हल करते हैं। तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 3 1 4 और 8, 12 का 2 हासिल 1 1 2 और 1 3 यानी 32 और बटा में कितना 2। तो जब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 16 बार में। तो यही अर्ध परिमिति हमारा कितना आ गया 16। और जब 16 अर्ध परिमिति आ गया तो हम लोग अब निकालेंगे क्या क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र के माध्यम से क्या होता है वो देखेंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो चलिए इसी में वैल्यू पुट कीजिए। S का वैल्यू क्या है, S का वैल्यू हमारे पास आया है 16 यानी 16। तो 16 इंटू S 16
माइनस ए, तो ए का वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ था, 8 लिख लेंगे, इनटू फिर से एस यानी 16 माइनस बी का वैल्यू 11, तो 11 लिख लेंगे। इसके बाद फिर से इनटू एस मतलब 16 माइनस सी का वैल्यू अभी निकाले हैं हम लोग 13, तो 13 लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 16 है तो 16 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे, 16 में से 8 खर्च 8 हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, 16 में से 11 खर्च 5, फिर गुना का चिन्ह, 16 में से 13 खर्च करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो जब हम 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। उसी प्रकार से जब हम 8 को तोड़ेंगे तो 8 को जब गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुने 2 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा निकालेंगे, 2 के बदला 1 निकलता है, फिर 2 जोड़ा के बदला 1 निकलेगा, फिर से 2 के बदला 1 निकल जाएगा और यहाँ 2 बच गया है। अब जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर ही रहता है, तो रूट के अंदर हमारे पास 2, 5 और 3 आ जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, रूट 5 दूनी 10 दिया 30, यानी 8 रूट 30 जो है वही सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो अंतिम में लिख सकते हैं हम लोग, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 5वां नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न में हमसे कहता है कि एक टीम ने फुटबॉल में या फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, मतलब 10 मैच खेले और 10 मैच में कितना कितना गोल किया वो आंकड़ा हमें दिया गया है, और इन गोलों का माध्य ज्ञात करना है। तो जो गोल करने की संख्या है उसके आधार पर हमको माध्य ज्ञात करना है। तो जो 5वां नंबर सवाल हम देख रहे हैं उसमें जो 10 मैच में गोल किया गया संख्या है या फिर उसके द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो वो जो आंकड़ा है वो हमारे पास है 2, यानी पहला मैच जब वो खेला फुटबॉल का तो उसमें 2 गोल किए, दूसरा मैच खेला तो उसमें 3 गोल किया गया, तीसरा मैच खेलने के बाद 4 गोल किया गया, जब चौथा मैच खेला तो उसमें 5 गोल हो गए। इसके बाद जब पांचवा मैच खेला तो 5वां मैच में उसने 0 गोल किए। इसके बाद जब छठा मैच खेला गया तो छठा मैच में कितना 1 गोल किया गया, 7वां मैच खेला गया तो 3 गोल किया गया, 8वां मैच खेला गया तो फिर से 3 गोल किया गया, 9वां मैच खेला गया तो 4 गोल किया, और 10वां मैच में 3 गोल कर पाया। क्लियर है? अब वो जो टीम था वो 10 मैच खेले और 10 मैच में कितने कितने गोल किए वो हमारे सामने है। अब कहता है कि गोलों का माध्य ज्ञात करना है। तो गोलों का माध्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, गोलों का माध्य। और माध्य ज्ञात करने का एक तरीका होता है कि जितने गोल किए गए हैं उनकी संख्या बटा जितना मैच खेला गया उससे हमको भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गोले का या गोलों का माध्य बराबर कुल गोलों की संख्या, कुल गोलों की संख्या बटा कुल मैचों की संख्या, जितना मैच उनके द्वारा खेला गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल मैचों की संख्या। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए हमारे पास कुल गोलों की संख्या चाहिए, तो कुल गोलों की संख्या मतलब सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 फिर से प्लस 3 फिर प्लस 3 फिर से प्लस 4 और फिर से प्लस 3, और बट्टा में हमारा क्या होगा, टोटल को ऐड कर लिए। यहाँ पे बोला कुल मैचों की संख्या, कितने मैच खेले गए, तो 10 मैच खेले गए थे, तो 10 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 3 और 4 7, 7 3 10, 10 3 13, 1 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 3
26, 26 और 2 28, 28 बटा कितना आ जाएगा 10। जब हम 10 से 28 में भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.8 और यही हमारा क्या हो गया माध्य, यानी गोलों का कुल माध्य हमसे पूछा जाए तो गोलों का कुल माध्य हो गया 2.8 और अंतिम में हम लोग लिख सकते हैं अतः गोलों का माध्य बराबर 2.8 आंसर। क्लियर है, यानी ये जो 2.8 आया वही हमारा जितना भी गोल किया गया था उसका माध्य प्राप्त हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसके छठे नंबर प्रश्न को। ये 5वां नंबर प्रश्न था। छठा नंबर प्रश्न जो है उसमें कहता है आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 28 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने का मतलब होता है जितने आंकड़े दिए हुए होते हैं उसमें जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो चलिए जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को पहले हम लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया है आंकड़े कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया गया है 14, 25, 14, 14, 25, 14, इसके बाद है 28, 18, 17, 28, 18, 17, इसके बाद दिया गया है 18, 14, 23, 18, 14, 23, इसके बाद दिया गया 22, 14, 18, 22, इसके बाद 14, इसके बाद दिया गया है 18। अब जितने आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़े में हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक आखिर कहते किसको हैं लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक किसको कहा जाता है। तो इस आंकड़ा में आप देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। 14 जो है 1, 2, 3 और 1 4 बार आया है और बाकी 18 2 बार 1 3 बार आया है, यानी 14 सबसे अधिक बार यानी 4 बार आया है और 18 3 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 14, तो 14 ही हमारा क्या होगा बहुलक और यही आपका क्या होगा आंसर। तो जो आंकड़ा दिया हुआ था हमें प्रश्न संख्या किसमें प्रश्न संख्या 6 में जो आंकड़ा दिया हुआ था उस आंकड़े के आधार पर बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 14। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का जितना भी प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों का हल हम अपने इस YouTube चैनल पर देने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके इन सभी प्रश्नों का। धन्यवाद। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को जो सेक्शन नंबर ए का अंतिम सवाल है। इसमें कहता है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित करें यानी उसको ज्ञात करें। तो चित आपका आया है 455 बार और पट आया है 545 बार और टोटल जो सिक्का है वो 1000 बार उछाला गया है। तो सबका अलग अलग जो हमको प्रायिकता ज्ञात करना है उसको हमको ज्ञात करना है कि चित आने की प्रायिकता क्या है और पट आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिक्के को उछालने की संख्या, यानी लिखेंगे सिक्के को उछालने की संख्या या सिक्के को उछालने की कुल संख्या, उछालने की कुल संख्या। तो ध्यान दीजिएगा सिक्के को कितना बार उछाला गया है 1000 बार। तो यही जो 1000 होगा वो सिक्कों को उछालने की कुल संख्या होगा। अब यहाँ पे आपसे बोल दिया कि चित कितनी बार आया है, तो चित आने की संख्या लिखेंगे चित आने की संख्या बराबर चित कितना बार आ रहा है उसको बताना है। तो यहाँ आया था 455 बार। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पट कितनी बार आया है, तो हम लोग लिखेंगे पट आने की संख्या, यहाँ पे की छूट गया था की लिख लेंगे की संख्या। तो पट आने की संख्या जो है वो है हमारे पास 545। तो 545 बार पट आया है। क्लियर है। अब हमको प्रायिकता निकालना है कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी और पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे चित आने की प्रायिकता बराबर चित आने की
प्रायिकता चित आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे चित आने की कुल संख्या, चित आने की प्रायिकता पूछेगा तो चित आने की कुल संख्या ऊपर लिखेंगे, चित आने की कुल संख्या बटा टोटल उछाले गए सिक्कों की संख्या, यानी उछाले गए सिक्कों की कुल संख्या मतलब सिक्के को कितना बार उछाला गया था। तो चित आने की कुल संख्या कितनी है, तो चित आने की कुल संख्या हमारे पास है 455 बटा उछाले गए सिक्कों की संख्या, मतलब सिक्का को कितना बार उछाला गया था, तो 1000 बार। 1000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसको काटते हैं, यदि काटना चाहे तो काट सकते हैं और नहीं तो डेसिमल भी लगा सकते हैं। नीचे 3 जीरो है तो आराम से आप डेसिमल लगा सकते हैं। तो चलिए 3 जीरो है तो डेसिमल लगा देते हैं 3 अंक के बाद, तो 5 5 और 4 3 अंक हो गया, इसके बाद डेसिमल लगा लीजिए। यही इसका प्रायिकता हो गया, या तो प्रायिकता के रूप में 455 बटा 1000 होगा या फिर 0.455 होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर आपका ये आंसर होगा। ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, चित के जगह पे पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता बराबर, अगर पट आने की प्रायिकता हमको चाहिए तो पट आने की कुल संख्या ऊपर लिखेंगे, पट आने की संख्या जो होगा ऊपर लिखाएगा अंश के रूप में, और उछाले गए सिक्कों की संख्या या कुल संख्या जो होगा वो नीचे लिखेंगे। उछाले गए सिक्कों की कुल संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पट आने की संख्या है वो कितना है, तो पट आने की संख्या है 545 बटा उछाले गए सिक्कों की संख्या टोटल कितना था 1000। जब इससे भाग कीजिएगा तो काटने के बाद हमको डेसिमल में ही लाना पड़ेगा, या फिर काट करके आप बट्टा के रूप में भी ला सकते हैं, इसको और छोटा करके और बट्टा के रूप में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक के बाद दशमलव देना चाहते होंगे तो दे सकते हैं, तो 5 4 और 5, इसके बाद डेसिमल 0.545 जो है, या तो आपका ये आंसर हो जाएगा यानी 545 बटा 1000 ये आंसर हो जाएगा, या फिर आपका 0.545 ये आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आपका उत्तर हो सकता है। उम्मीद है आपको प्रायिकता निकालने आ गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों में से कोई उत्तर ना दे करके आपको क्या दिया हुआ रह सकता है, इसको काट करके दे देगा, यानी जो 455 बटा 1000 लिखा गया है तो इसको डिवाइड भी कर देता है। जैसे 5 से ऊपर काटिए, 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 यानी 200। तो इसका आंसर यानी चित आने का प्रायिकता का आंसर हमारा 91 बटा 200 भी दिया हुआ रह सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, 91 बटा 200 भी दिया हुआ रहेगा। तो इसी का न्यूनतम पद में व्यक्त करके दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, तो जो चाहिए वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो हमारा आया था 545, तो 545 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 545 बटा 1000 लिखेंगे, जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 एकम 5, फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा, 5 9 45 यानी 109। अब यहाँ 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 दूनी 10 और डबल 0 पड़ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 109 बटा 200। और यही जो 109 बटा 200 आया उसी को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये 109 बटा 200 ही पट आने की प्रायिकता होगा। तो ये 3 तरह के उत्तर हो सकते हैं, इसमें जो आप लिखना चाहें गलत कोई नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे इसके आगे के पार्ट को, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको आसानी से देख करके समझ पाएंगे।
तो चलिए इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा वो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।